बच्चे स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। इसमें शीत युद्ध और दौर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शीत युद्ध का अर्थ समझना जरूरी है। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है युद्ध होने की संभावना। अब ये युद्ध होने की संभावना क्या है? युद्ध होने की संभावना का अर्थ मतलब ये है कि किसी दो देशों के बीच में हथियारों के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। उन देशों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, विचारधारा नहीं मिल सकती है, आपसी बातों से लड़ाई हो सकती है, पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर हथियारों का इस्तेमाल होगा तो वो शीत युद्ध नहीं होगा, वो युद्ध हो जाएगा, एक तरह से रक्त रंजित युद्ध हो जाएगा, उसमें खून बहेगा, तो उसको हम शीत युद्ध नहीं कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि शीत युद्ध के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ युद्ध होने की संभावना बनी रहे। अब यहाँ दूसरा शब्द जो है वो है दौर। तो दौर एक समय की तरफ संकेत करता है। वो समय जो है 1945 से 1991 तक का माना जाता है। अब ये 1991 तक का क्यों माना जाता है ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर माना जाता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसका मेन कारण क्या है और ये शीत युद्ध आरंभ कैसे हुआ, किस कारणों से हुआ, अब पहले इसको हम देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में दो ऑर्गेनाइजेशन थे, एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे देश एक साथ मिलके लड़ रहे थे। वहीं पे जब धुरी राष्ट्र की बात की जाती है तो इसमें जर्मनी, जापान, इटली, ये सारे देश एक साथ मिलकर रहे थे। और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, ये दोनों संगठन जो हैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। मतलब जर्मनी, जापान, इटली ये एक साथ थे और सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश जो हैं एक साथ थे। परंतु ऐसा क्या होता है कि सोवियत संघ और अमेरिका जहां द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ लड़ रहे हैं, वहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के एक तरह से प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। तो होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो महाशक्तियां आती हैं। एक महाशक्ति अमेरिका है तो दूसरी महाशक्ति जो है वो सोवियत संघ है। अब दोनों के विचार जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा पे चलता है। अब पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? पूंजीवादी विचारधारा उस विचारधारा को कहा जाता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जहां पर सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल कम होता है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, पर बहुत कम होता है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। वहीं पे सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर आधारित था और दोनों की विचारधारा अलग हो जाती है। अब समाजवादी विचारधारा में क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप जो है वो ज़्यादा होता है और जो संसाधन है, संपूर्ण संसाधन जो है वो किसका माना जाता है, संपूर्ण समाज का माना जाता है, या सरकार उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या होता है कि इन दोनों के विचार अलग हो जाते हैं और ये दोनों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी शक्तियों को दिखाया था। दोनों ही ऐसे ऐसे वेपन्स, ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे थे जो इससे पहले के देशों ने नहीं देखा था। तो दोनों ही एक तरह से कह सकते हो कि महाशक्ति बन के उभरते हैं और दोनों के विचारधाराएं जो हैं वो, तो सोवियत संघ और अमेरिका की दोनों की विचारधाराएं अलग हो जाती हैं और पूरे विश्व पे दोनों ही क्या करना चाहते हैं, अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। दोनों ही देश जो हैं पूरे विश्व को प्रभावित करना चाहते हैं। मतलब कि सोवियत संघ चाहता है कि विश्व में अधिकतर देश जो हैं समाजवाद की तरफ बढ़ें और अमेरिका चाहता है अधिकतर देश जो हैं वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ें। तो इस तरह से दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। अब हम इन दो बिंदुओं में से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है।
सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि शीत युद्ध क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है भाई, शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व के दो महाशक्तियों अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित था। अब देखो शब्दों को ध्यान दो, तनाव, भय और ईर्ष्या, मतलब कि तनाव है, एक भय है, बातों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पर यहां पर अभी ऐसा नहीं है कि हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ये तनाव का माहौल होता है शीत युद्ध में। बेसिकली ये ध्यान दिया जाए कि भाई तनाव बना रहता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, पर युद्ध नहीं होता, क्योंकि अगर युद्ध हो गया तो वो शीत युद्ध नहीं है, वो क्या है, युद्ध कहलाएगा, एक रक्त रंजित युद्ध कहलाएगा, तो उसको हम शीत युद्ध नहीं कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। अब 1 मार्क्स में आ सकता है भाई कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो 1939 से 1945 तक माना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है, ध्यान रखना, 1939 से 1945 तक। अब उसके बाद क्वेश्चन एक बन सकता है कि भाई क्या नाम है, शीत युद्ध का समय क्या रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद दोनों महाशक्तियां उभर कर आती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद क्या होता है कि शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो जो शीत युद्ध का जो समय माना गया है वो 1945 से 1991 तक माना जाता है। और 1991 तक क्यों माना जाता है मैंने बताया, आगे चलेंगे, ये आपके सेकंड चैप्टर में आएगा कि 1991 तक क्यों माना जाता है, तो हम उस टाइम उसको देखेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर में जो जरूरी है उसको देख लेते हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाई शीत युद्ध की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें समय का बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो आपको डेट वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद दो विचारधाराएं थी। कौन कौन सी दो विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं थी कि भाई क्या नाम है, समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई समाजवादी विचारधारा है वो किसकी थी, सोवियत संघ की थी, और पूंजीवादी विचारधारा किसकी थी, अमेरिका की थी। तो ये ध्यान रखना है। एक तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई समाजवादी विचारधारा से प्रभावित कौन था, तो सोवियत संघ था, और पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित कौन था, तो वो अमेरिका था। वहीं पे अब इसमें देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश हैं, तो सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ध्रुव राष्ट्र में कौन है, जर्मनी, जापान, इटली। तो ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है, जो कि जरूरी है ध्यान रखना। बाकी मैंने जो बता दिया है बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, पर लेकिन कुछ पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि समय इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं हम थोड़ा कि तो स्टार्ट करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो है आपके बुक का पहला पॉइंट है, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति का चित्र है। उस समय क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1961 से 1962 तक का माना जाता है। अब इसको ध्यान समझेंगे कि ये उस समय के सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव नाम याद होना चाहिए, निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव उस टाइम के राष्ट्रपति थे, ये उनका चित्र है। और यहाँ दूसरी तरफ देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चित्र है जो उस टाइम थे। उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। स्पेशली क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये कह सकते हो कि बीच में क्यूबा तो है, लेकिन जो संकट का जो दायरा है वो इन दोनों के बीच ही घूम रहा है। अब इसको जरा समझिए, क्यूबा क्या है, एक छोटा सा टापू है। क्यूबा क्या है, एक छोटा सा टापू है जो कि अमेरिका के बिल्कुल सटा हुआ है, अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ है, या पास कह सकते हो। ये यहाँ पर देखो डायग्राम में ये क्यूबा है। ठीक है, तो ये क्यूबा जो है वो एक टापू है जो कि अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ है, और अमेरिका ये रहा, यहाँ पर ये अमेरिका है। ठीक है, तो होता क्या है कि क्यूबा जो है साम्यवादी विचारधारा का एक देश था। अब साम्यवादी विचारधारा का रक्षक कौन था, सोवियत संघ। अब सोवियत संघ को क्या लगता है, 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेता जो होते हैं उनको ये चिंता होने लग जाती है कि क्योंकि क्यूबा जो है साम्यवादी देश है, तो कहीं जो अमेरिका है वो उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल पास में है।
तो अमेरिका कहीं उस पर आक्रमण ना कर दे। और जो क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। ठीक है, तो फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना हो जाए। तख्ता पलट मतलब कि कहीं फिदेल कास्त्रो जो हैं वो अपने पोजीशन से हटा ना दिए जाए, राष्ट्रपति के पद से हटा ना दिया जाए, क्योंकि फिदेल कास्त्रो है तब तक ही उसमें साम्यवाद है। अगला राष्ट्रपति आएगा तो कोई पता नहीं है कि वो साम्यवादी लेकर आएगा या पूंजीवादी लेकर आएगा। ठीक है, तो अगले राष्ट्रपति का पता नहीं है, इसलिए एक तरह से फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना हो जाए, एक टेंशन सताने लग गई। किसको? सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ ने क्या करा 1962 में, सोवियत संघ ने क्या करा 1962 में, जो ख्रुश्चेव वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी कुछ मिसाइलें जो हैं वो क्यूबा पे तैनात कर दी। ठीक है, तो मिसाइलें कुछ जो हैं वो तैनात कर दी, और इसका पता जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को 3 हफ्ते बाद पता चलता है, जो कि जॉन एफ कैनेडी थे, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को 3 हफ्ते बाद पता चलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और क्या करते हैं, कैनेडी अमेरिका के जंगी जहाजों को भेजा जाता है और सोवियत संघ के जो जहाज होते हैं उनको रुकवा लिया जाता है। यहाँ पर शिप की बात हो रही है, ठीक है, पानी के जहाज की बात हो रही है, तो उसको रुकवा लिया जाता है, रास्ते में रुकवा लिया जाता है, क्योंकि उनके शिप से, जो सोवियत संघ के शिप से कह सकते हो मिसाइल का कच्चा माल आ रहा था, हथियार आ रहे थे। ठीक है, तो उसको वहीं रुकवा लिया जाता है। और क्यूबा को जो कैनेडी हैं वो एक तरह से धमकी देते हैं कि तुरंत मिसाइल हटाया जाए, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, लेकिन कैनेडी ये नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ और उनके बीच में युद्ध हो, और दोनों देश क्या करते हैं, दोनों देश आपस में वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, और इस संकट को शांतिपूर्वक हटाना चाहते हैं। और बाद में बातचीत में यह होता है कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पे आक्रमण नहीं करेगा और सोवियत संघ जो है अपने जहाजों को पीछे ले लेगा, और ये जो संकट जो होता है शांतिपूर्वक निकल जाता है। इसी संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशली मार्क्स में आता है वो आता है कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसमें से कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि भाई जो हमारी शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ है 1945 से 1991 तक माना जाता है। ठीक है, पर अभी तक 1945 से लेकर 1991 के बीच में कभी ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं कि जो सोवियत संघ है उसके जहाज और जो अमेरिका है उसके जहाज दोनों आमने सामने हो। लेकिन ऐसा क्यूबा मिसाइल संकट में हुआ जब कैनेडी ने अपने जंगी जहाजों को सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए भेज दिया, तो पूरे विश्व में एक तनाव का माहौल फैल गया था, एक टेंशन सी हो गई थी कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी 15-20 साल ही हुए हैं, 15 साल ही मान लीजिए, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और ये 1961 की बात है, तो 15 साल ही हुए हैं, अभी सही से देश उभर भी नहीं पाए हैं द्वितीय विश्व युद्ध से, और तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। तो एक पूरे विश्व में एक तनाव का माहौल हो गया था, जो कि इन दोनों राष्ट्रपतियों ने शांतिपूर्वक निपटा लिया। तो इसलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। अब इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन फिर से वही चीज़ है कि भाई सबसे पहले डेट ध्यान रखना है, जो कि 1961 से 1962 का माना जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, दूसरी बात, इन तीनों देशों के राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी थे। वहीं क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता ख्रुश्चेव थे। वहीं ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या नाम है, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो फिदेल थे। ठीक है, फिदेल कास्त्रो। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं।